डाला है, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग, वी आर रिवाइजिंग दी मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैं फिर से दोबारा से आपको जो है वो बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेल साइकिल में एस फेज पे होती है। ये लास्ट टाइम आपने ये चीज जो है वो पढ़ी थी जब 11th क्लास में मैंने आपको सेल साइकिल वाला चैप्टर, जो सेल डिवीजन का चैप्टर बताया था, तो इंटरफेस पढ़ी थी हमने, तो उसमें हमने बताया था होती है डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, ठीक है। इसमें डबल हेलिकल में स्केच से नहीं शो कर सकती, कि वायर से शो कर सकते हैं कि एक दूसरे पे कॉइल्ड है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन मतलब क्या होगी कि ये दोनों स्ट्रैंड ना अलग हो जाते, ऐसे दूर दूर चले जाते, दूर दूर चले जाएंगे। इस पे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो उसके वो डिसाइडेड है कि एडेनिन के अगेंस्ट जो थाइमिन जो है बॉन्ड पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के अगेंस्ट ग्वानिन करेगा, ग्वानिन के अगेंस्ट साइटोसिन, थाइमिन। तो ये जब सेपरेट होते हैं आपस में इस तरीके जैसे जब सेपरेट होते हैं, तो जो जितने न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड, वो ऑटोमेटिकली इसके आसपास आ जाते हैं, क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। और जो ट्राइफॉस्फेट्स जो थे, जैसे डिऑक्सी, जुड़ते कब हैं, जुड़ते ऐसे हैं कि एडनिन के अगेंस्ट आकर जुड़ेगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड थाइमिडिन, ठीक है, थाइमिन पर वो ट्राइफॉस्फेट में। उसके बाद वो ट्राइफॉस्फेट टूटते हैं, दो दो फॉस्फेट निकलती है, और वो किस में यूटिलाइज होती है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने में। मैं ये सारा स्टेप आपको, सारा प्रोसेस बाद फिर से समझाऊंगी, जो मैंने कल समझाया था। जस्ट पहले वर्बली सुन लीजिए, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बोली कि रेप्लिकेशन एक मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, और मल्टी स्टेप बहुत से जो है एक इसमें जो है एंजाइम्स भी इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इनके एंजाइम जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, कि इसमें कौन कौन से एंजाइम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में लगते हैं, ठीक है। तो पहला एंजाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो लगता है, ठीक। एक एंजाइम तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज, अभी पहले मैं इसको दिखाती हूँ, फिर शीट में आपकी एडजस्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप ये देखिए, आपको ये विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा हमने कौन सा बोला था, ये हेलिकेज एंजाइम, की ये डबल हेलिकल, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो बनता है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। तो कभी भी डीएनए जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली पूरा का पूरा चेन सीधी खुल जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके जो है वो खुलता है, तो वाई शेप एक स्ट्रक्चर बनता है। तो पहले तो हमने बोल दिया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो चाहिए, ठीक है। और इसमें चाहिए क्या, ये डीएनए का अगर स्टैंड है तो उसमें क्या चाहिए, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड जो है बार बार रिपीट होते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहली चीज वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल गई, तो फिर क्या करता है, ये हेलिकेज एंजाइम जो है उधर उस रेप्लिकेशन एरिया पे आके चिपक जाता है, ठीक है, चिपक गया, वहां पे चिपक गया। उसके बाद क्या करता है, ये जो दो एडनिन थाइमिन, इनके अगेंस्ट जो आपके ये जो बॉन्ड बने हैं ना, एडनिन के अगेंस्ट थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, इनको बॉन्ड को क्या करता है, इन बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। उन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और ये दो जो इसके स्ट्रैंड है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, अलग बन जाएगा, ये अलग चला गया, ये अलग चला गया। अब ये इस तरीके से ही वाई शेप स्ट्रक्चर ऐसे ही रही, ठीक है। इस ऑटोमेटिक पावर है कि अगर यहाँ एडनिन है या थाइमिन है तो वो तो जुड़ जाएगा फिर से, ऐसे ना हो जाए, बॉन्डिंग ना कर ले। तो इसलिए क्या होता है, वहां पर ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आ जाती हैं, और मेंटेन रखती हैं कि ये वाई शेप स्ट्रक्चर है जो है ना, वो ऐसे ही स्ट्रेच रहे, वाई ही रहे। बट जब ये ऐसे ही वाई जैसे रहता है, तो पीछे बहुत ज्यादा सरफेस जो है टेंशन क्रिएट होती है, वो क्या कर सकता है, फिर कॉइलिंग कर सकता है, और ज्यादा कॉइलिंग कर सकता है। तो उसके लिए जो है टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो है वो होता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। तो एक तो एंजाइम कौन कौन से हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दूसरा हेलिकेज एंजाइम, तीसरा जो है टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसके अलावा जो ये रेप्लिकेशन फोक बनाया है ना बेटा मैंने,
इसमें एक स्ट्रैंड, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक आप खोल के बैठ जाइए, जिसमें लिखा होगा एक लीडिंग स्ट्रैंड, एक लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में टुकड़ों टुकड़ों में जो है रेप्लिकेशन होती है। हर टुकड़े से पहले वहां पे आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। तो वो टुकड़ों टुकड़ों में जब जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं ना, तो उस टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं लाइगेज। रट्टा मार लीजिए, लाइगेज इज अ मॉलिक्यूलर ग्लू। अब आपने चैप्टर पढ़ने हैं आगे बायोटेक्नोलॉजी के, तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ग्लू क्या होती है। तो जो लाइगेज एंजाइम है वो मॉलिक्यूलर ग्लू है, ठीक है। तो आपको एज इट इज अगर पूरी रेप्लिकेशन डिस्क्राइब करनी नहीं भी आती है, तो आपको पूछ सकते हैं कि नेम द एंजाइम विच आर इंपॉर्टेंट इन दी डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम लगते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम्स भी लगता है। अब आप बोलोगे मैम आरएनए एंजाइम कहाँ लगा? तो बेटा आरएनए एंजाइम जो है, जब हमने रेप्लिकेशन शुरू करी ना, ठीक है, इसको मैं फिर से बताऊंगी वहां से करके। तो ये जो आरएनए प्राइमर जो लगता है, आरएनए प्राइमर क्या आपको मालूम है कि आरएनए के सेगमेंट में थाइमिन की जगह यूरासिल जो है वो प्रेजेंट होगी, थाइमिन की जगह यूरासिल जो है प्रेजेंट होगी। तो 4 से 12 जब रेप्लिकेशन शुरू होती है, तो सबसे पहले जो है उस स्ट्रैंड पे आरएनए प्राइमर आकर जुड़ता है, ठीक है। कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं? 4 से लेकर 12 तक नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, बट आरएनए के अकॉर्डिंग होगी, मतलब वहां यूरासिल भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो एंजाइम लगता है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज मतलब सबसे पहले जो है आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा, और जो है वो फिर रेप्लिकेशन शुरू होगी, वहां से रेप्लिकेशन इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में तो जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, 5 to। अब इस चीज को याद रखिएगा, डायरेक्शन एंड टेम्पलेट। अब आप बोलोगे मैम टेम्पलेट क्या है? तो डीएनए स्ट्रैंड जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके 2 स्ट्रैंड है ना। तो जो एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का डैम्पी तरह एक्ट करने का मतलब क्या समझ लीजिए, पेरेंट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा। वहां से नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है उनके, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर दूसरे आके जुड़ते जाएंगे, और वो नया एक ऑफस्प्रिंग डीएनए जो बोल सकते हैं। टेम्पलेट वर्ड ऐसा डीएनए का स्ट्रैंड जिससे नया डीएनए जो, मतलब जिससे नया बन सकता है, ठीक है। कि इस पे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अब एडनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ठीक है, ये लिखा है ना मैंने, एडनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? पेरेंटल है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली क्या आके जुड़ेगा? यहाँ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा थाइमिन, ठीक है। यहाँ क्या जुड़ जाएगा? एडेनिन, ठीक है। और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? साइटोसिन है तो ग्वानिन। डबल यहाँ आ जाएंगे 3 बॉन्ड, और इन दोनों में दो बॉन्ड, ठीक है। एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड आएंगे, साइटोसिन ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। तो टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। तो उसकी पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी जब हमने आपके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में देखो, या मैंने डीएनए का, हाँ जी, कल एक चीज और बता रही हूँ कि कल बेटा आपकी एक क्लास नहीं लग पाई थी, आई थिंक 3 तारीख को आपकी एक क्लास नहीं लग पाई थी, ठीक है, जिसके लिए मैंने बाद में भी क्लास ली थी, बट स्टिल उसमें भी कुछ शायद नेटवर्क का इशू था। तो उसकी मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी, ठीक है, वो अब अपलोड हो गई है। कल की आपकी होमवर्क में वो वीडियो लिंक मैंने आपको डाला है, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है, तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा। जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड करी किसी वजह से, तो कल के होमवर्क में होगा वो। क्लास वर्क में आई थिंक मैंने आपको कुछ वर्क दे रखा था, होमवर्क और क्लास वर्क दोनों चेक करिएगा। तो उसमें जो है वो आपको टीचमेंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अलग से वीडियो बना था वो। तो उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहां समझ लीजिएगा, ठीक। तो ये चीज जो है क्या कह रहे हैं कि अब क्या होता है, ये जो बना रखा है ना हमने, ठीक है, तो एक है ये, एक वाई शेप फोक जो है वो है, मतलब वाई शेप स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? ऊपर पोलैरिटी क्या है? 5th, तो नीचे क्या होगी ऑटोमेटिकली? 3। 3 प्राइम भी बोलते हैं, 3 डैश भी बोलते हैं। बहुत से लोग इसको 3 प्राइम बोल रहे हैं, बहुत से 3 डैश बोल रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? सेपरेट हो गया। तो यहाँ वाला जो अगर 5th, तो ऑटोमेटिक होगा, ये वाला जो है वो 3rd होगा, और नीचे वाला जो है वो 5th होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन याद रखिए, रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हमेशा जो होगी दैट इज 5।
इसका जो है करती हूँ, कैमरा जो है आपकी वो पेजेस पे सेट करती हूँ सो दैट आपको समझने में ज्यादा आसानी हो, अदरवाइज मेरे को पेज फोल्ड करने पड़ रहे हैं, माइट भी आपको भी शायद। तो लेट्स जस्ट चेंज दी पोजीशंस, ठीक है। तो आई होप जो है आपको अब क्लियरली जो है वो दिखेगा, ठीक है। अब चलो हम इसको समझते हैं और शुरू से समझते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म नहीं करा है, ये उनके लिए मैं दोबारा से एक बार फिर से बता रही हूँ। एंड डोंट से कि मैम दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, एवरीथिंग विल बी इन द एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी के शब्द क्या होते हैं, बड़े जो उन्होंने कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखा होता है, तो आपको कई बार जो है वो नहीं दिखता। आपको ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है बेटा? यस और नो बोलिए। शीट में ये दिख रहा है बच्चे की नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है मैम। हाँ जी, ठीक है। तो मैकेनिज्म, हाँ ठीक है बेटा। तो पहले याद रखिए कि पहले हम जो है रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं या क्राइटेरिया, वो क्या क्या होना चाहिए। तो मैकेनिज्म में लगेंगे हमारे पास बहुत सारे एंजाइम, जो अभी मैंने बोले। मेन एंजाइम कौन सा बोला? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसको तो रटा मारिए, ये तो मेन है, ये मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर उसके बाद फिर मैंने बताया था पॉलीमरेज 1 2 3, उसमें बाद में आइएगा। पहले ये याद रखिए कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो मेन है किस चीज में? डीएनए रेप्लिकेशन में। दूसरा एक इसमें एंजाइम और लगता है, वो भी डीएनए डिपेंडेंट है, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या आरएनए प्राइमर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, या सीधे प्राइमेज भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, प्राइमेज भी बोल देते हैं जो आरएनए प्राइमर। तीसरा हमने बोला टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। तीसरा हमने कौन सा एंजाइम बोला? दैट इज दी, ठीक है, ये क्या है? टोपो आइसोमरेज एंजाइम, देन हेलिकेज एंजाइम्स, ठीक है। और साथ में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगेंगे, और टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम लगेगा जिसको बोलेंगे डीएनए लाइगेज। लिख लीजिए ब्रैकेट में, मॉलिक्यूलर ग्लू को बोलते हैं लाइगेज, मॉलिक्यूलर ग्लू जो है दैट इज डीएनए, उसको लाइगेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक। अब एक चीज और याद रखिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दो सेल अलग अलग तरह के हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा जो है बेटा वो है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने बोला कि ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो एक ही होता है, तो एक ही रेप्लिकेंट कौन होगा? प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में हमने बोला कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ज्यादा होते हैं, जो ड्रोसोफिला है उसके केस में 3500 जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है हो सकते हैं, तो उसमें रेप्लिकॉन क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है बच्चे। इतनी चीज जो है हमने बोली। अब मेन चीज क्या है कि आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी में भी जो भी डिस्क्रिप्शन दी है दैट इज रिगार्डिंग दी प्रोकैरियोट्स, ठीक है, वो प्रोकैरियोट्स के रिगार्डिंग ही डिस्क्रिप्शन दी है। उसमें पॉलीमरेज बताया, ठीक है। हम देखें तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बताया, सभी को कट रही है बेटा? तनुजा के साथ भी इशू रहता है, गरिमा, रवीना, आपको भी मेरी आवाज कटी हुई सुनाई बेटा? यस नो बोलो तो मैं कंटिन्यूस करूं। मैम हमें साफ आ रही है आपकी आवाज। अच्छा रजनी, बच्चे हो सकते बार बार कट जाती है, फिर साफ आ आज जाती जो है नेटवर्क, बेटा की जगह सभी के यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है, रेवाड़ी में ज्यादा है, मेरे खुद के बच्चों की क्लासेस जो है आज नहीं लग पा, नेटवर्क का इशू हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाए। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी कि डीएनए जो है 3 तरह का है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, इसमें प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में कितने तरह का है? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ईटा, ठीक। अब ये याद रख लीजिए, वेल एंड गुड, आपके लिए जो है ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर नहीं रहता है तो प्रोकैरियोट्स का ही याद रख लीजिएगा अगर बाकी नहीं रहती। तो बोल रहे जो प्रोकैरियोट डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ना बेटा, डीएनए पॉलीमरेज मतलब ये अपने आप में ही जो पॉलीमरेज एंजाइम जो है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट एंजाइम होता है, ठीक है।
ये बहुत एक्यूरेट एंजाइम होता है कि रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए में जो हम ये बना रहे हैं रेप्लिकेशन फॉर्क में, जो मैं कह रही हूँ कि बेटा ये एक्सपोज होगा तो साइटोसिन के अगेंस्ट ग्वानिन आएगा, ग्वानिन के साइटोसिन, एडेनिन के थाइमिन। तो इसमें जो एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है। रेयरली ओकेजनली ही ऐसा होता है कि कोई यहाँ पर गलत जो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाए। इंसिडेंट कब हो सकता है? 10,000 में कोई एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें यहाँ पर गलत न्यूक्लियोटाइड जो है वो आ जाए। ठीक है, तो पहले तो डीएनए पॉलीमरेज ही गलती नहीं करने देगा। ठीक है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या करेगा? प्रूफ रीडिंग करता है और रिपेयर करता है अगर कोई गलती रह जाती है। फिर भी अगर मान लीजिए कोई गलती रह जाती है तो उसको डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिपेयर कर देता है। ठीक है, और एग्जैक्टली जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ बच्चे यहाँ पर हो जाती है। वो गड़बड़ क्या होती है? क्योंकि हमने क्या बोला कि 3 प्राइम एंड जो है ना, 3 to 5 प्राइम एंड जो है वहां पर क्या होता है, एक आरएनए का टुकड़ा आकर जुड़ता है जिसको हम प्राइमर बोलते हैं, आरएनए प्राइमर बोलते हैं। ठीक है, होगी। ठीक है, और जो है डायरेक्शन कौन सी होती है? डायरेक्शन याद रखिए, अब इसमें कंफ्यूज मत होइए। स्ट्रैंड देखिए बेटा, ये 3 to 5 है, रेप्लिकेशन जो होगी वो 3 पे आएगा, बट डायरेक्शन जो होगी वो 5 to 3 है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आरएनए प्राइमर आकर जुड़ता है 3 डैश एंड पे। ठीक है, 3 डैश एंड पे, 3 to 5 डैश एंड पे, और जो उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट 5th एंड 5 to 3 डैश डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाएगी। हो सकता है रेप्लिकेशन फोक ड्रॉ किया हुआ है, आपसे पूछी जाती है कि डायरेक्शन कौन सी है। ये 1 वर्ड के क्वेश्चंस में बहुत टाइम पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिए रेप्लिकेशन जो है वो 5 to 3 डैश डायरेक्शन में होगी। 5 डैश to 3 डैश डायरेक्शन पे होगी। आरएनए प्राइमर जो है वो 3 डैश एंड पे जो है पॉलीमरेज 1, 2, 3 जो तीनों एंजाइम हैं उसमें से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। 1 का काम है गड़बड़ यहाँ है कि कई बार जो है ये जो आरएनए प्राइमर जो है, ठीक है, इसमें जो यूरासिल है, ठीक है, वो गलती से जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो जो यूरासिल जो है उसको आरएनए प्राइमर जो है सॉरी डीएनए पॉलीमरेज भी जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको जो है समटाइम जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है डिफरेंशिएट, मतलब यूरासिल और थाइमिन में रिप्लेस कर जो डिफरेंशिएट करना जो है वो भूल जाता है, नहीं कर पाता है। तब पॉलीमरेज 2 जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है उस गलती को सुधारता है, उस गलती को सुधारता है। ये बेसिक है बेटा, ये इसलिए बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि आपके समझ में आ जाए। ये चीज समझ आई आपके कि नहीं समझ आई? मैं इसको फिर से एक बार स्टार्ट कर रही हूँ, बस ये बेसिक बता दीजिए। ये जो मैंने आपको बेसिक बताया ये आपके समझ आया कि नहीं समझ आया? यस और नो? यस मैम। हाँ जी, तो मुझे जरा इतना सा बता दीजिए कि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होगी? डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना उसकी, हाँ जी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी? 5 to 3, वेरी नाइस। और हाँ, और जो स्ट्रैंड होगा वो कौन सा होगा? 3 to 5, कौन सा होगा? 3 to 5। ठीक है, हाँ जी, 3 to 5। ठीक है बेटा, अब इसको तो हमने जो है इतना कर लिया। इसमें हमने क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन अगर आपने करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ एंजाइम्स चाहिए। नंबर ऑफ एंजाइम में कौन सा मेन एंजाइम है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आपको एक चीज ये चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन सा एंजाइम चाहिए? इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर और आयंस स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए। हो सकता है एनसीईआरटी में भी यही लिखा हो। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स है ना वहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज 2 गायरेज एंजाइम। ठीक है, तो वो गायरेज एंजाइम दोनों की तरह काम करता है, हेलिकेज की तरह भी काम करता है और
काम करता है, ये गायरेज जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो पहला चीज क्या, हमें रेप्लिकेशन करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए। क्या है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? जो पर्टिकुलर डीएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं, ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, वो चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोट में एक मिलेगा, यूकैरियोट में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो है फिर क्या चाहिए, तो फिर हमने करनी है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब आपको याद होगा डीएनए का स्ट्रक्चर, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है क्या, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, शुगर है, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, और साथ में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज क्या, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड जब बार बार प्रेजेंट होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इसके पॉलीमर है डीएनए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वो न्यूक्लियोटाइड, उन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की एक्टिवेशन करेंगे हम। कैसे एक्टिवेशन करोगे, आपके वहां पर हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर 4 तरह के जो है वो क्या प्रेजेंट है हमारे पास, जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो होते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इनको एक्टिवेट क्या करना है, इनको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना है। डीऑक्सी एडनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वेनो मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिड मोनोफॉस्फेट, ये क्या करेंगे, फॉस्फेट से ग्रुप से जो है अटैच करेंगे, और जो आपका फॉस्फोराइड का कॉन्सेप्ट जो है, वेदर अगर वो ट्राइफॉस्फेट बना रहे हैं तब भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, और अगर ट्राइफॉस्फेट टूटेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, बनाने में काम आएगी। तो ठीक है, तो पहला काम क्या है कि सबसे पहले जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है मोनोफॉस्फेट के हैं, वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे। अगर ये कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या शुरू हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएगी हमारी रेप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ अ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिकॉग्नाइज कर लिया एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या अट्रैक्ट करेगा, ये हेलिकेज एंजाइम को अट्रैक्ट करेगा। हेलिकेज एंजाइम आकर यहाँ पर चिपक जाएगा। ठीक है, जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद मैंने आपको बताया कि अनजिप करेगा। अनजिप बिल्कुल ऐसा प्रोसेस है, जिप खोलिए, जो जिप होती है ना हम अपनी टी शर्ट्स में लगाते हैं, ठीक है, या स्वेट शर्ट्स में होती है, तो जैसे जिप आधी खुली हो जाती है ना, तो वैसे क्या, थोड़ा सा अनजिप कर दिया, उसने खोल दिया, तो एक स्टैंड इधर चला गया, एक स्टैंड इधर चला गया, और एक स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास वाई शेप स्ट्रक्चर। लेकिन अब ये वाई शेप ऐसा का ऐसा ही रहे, ये यूं ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर आकर इधर भी और इधर भी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर क्या कर जाएंगी, चिपक जाएंगी। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये इस तरीके से इसको खड़ा करते हैं ना, ये जब ऐसा होता है तो पीछे हाईली टेंशन जो है क्रिएट होती है। ठीक है, उस टेंशन को अवॉइड करने के लिए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम जो है वो आकर जो है जुड़ता है, टोपो आइसोमेरेज 1 और टोपो आइसोमेरेज 2। टोपो आइसोमेरेज 2 जो है वो गायरेज एंजाइम कहलाया जाता है प्रोकैरियोट में, जो हेलिकेज का भी काम करता है और टोपो आइसोमेरेज का भी काम करता है। पहले इनिशिएशन में सिर्फ इतना आएगा, आपका वाई शेप फोक बनेगा। ठीक है, इनिशिएशन अनजिपिंग जो है डीएनए स्ट्रैंड की, दैट क्रिएट अ वाई शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोक। अब दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज द प्राइमिंग। प्राइमिंग स्टेप क्या है, प्राइमिंग स्टेप में क्या होता है बेटा, कि जो हमारा रेप्लिकेशन फोक जो बना, जिसके 2 डीएनए स्ट्रैंड बोलते हैं इनको, ये जो हो गया एक डीएनए स्ट्रैंड, दूसरा डीएनए स्ट्रैंड जो डीएनए टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अलग हो गए। अब जहां पर जो थर्ड एंड जो है, 3' एंड फ्री जो है, वहां पर एक छोटा सा टुकड़ा आरएनए का जुड़ जाता है, जिसको आरएनए प्राइमर बोलते हैं। इसके लिए एंजाइम लगेगा प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बोल लीजिए, या फिर प्राइमेज एंजाइम जो है उसकी हेल्प से यहाँ आरएनए का एक टुकड़ा छोटा सा आके जुड़ेगा, जिसके पास 4 से लेकर 12 तक जो है वो न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा। ठीक है, और रेप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में शुरू होगी, 5th to 3' एंड की तरफ जो है वो शुरू होगी। अब होगा क्या यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ साइटोसिन, ग्वेनिन, ठीक है, थाइमिन, एडनिन, तो जो आपने ट्राइफॉस्फेट बनाए ना पीछे, तो वो डीऑक्सी ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडनिन थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, ये सारे के सारे इसके अगेंस्ट आकर जो है वो क्या करेंगे,
आकर जो है वो इसके जस्ट अपोजिट खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होना है कि अब ये ट्राइफॉस्फेट फिर से टूटेगा, और ट्राइफॉस्फेट टूटने के बाद जो है वो क्या होगा, वो फिर से जो है वो बेस पेयरिंग जो हम बोल रहे हैं, ये ट्राइफॉस्फेट जो ब्रेक डाउन करेंगे ये सारे के सारे, और किसमें, मोनोफॉस्फेट में चले जाएंगे। जैसे डिऑक्सी एडनिन ट्राइफॉस्फेट जो है डिऑक्सी एडनिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो दो जो ये फॉस्फेट रिलीज हो रही हैं वो किसमें हेल्प करेंगी, इन दोनों के बीच में क्या करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंड में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रैंड बन गया, ये कंप्लीट स्ट्रैंड बन गया। अब जो जो 3 प्राइम एंड था, जहां वहां पर जो आरएनए प्राइमर जुड़ा था, वहां पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूस होती है, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रेच में रेप्लिकेशन हो जाएगी, इसलिए उसको जो है कंटिन्यूस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दूसरा जो आपका एंड है, ठीक है, वो एंड पे जो है यहाँ पर भी 5 to 3 होगा, लेकिन ये 3 to 5 है, तो इस पे जो रेप्लिकेशन कंटिन्यूस नहीं होती है, ठीक है, इस पे डिसकंटिन्यूस होती है। स्मॉल जो है फ्रेगमेंट डीएनए के, छोटे छोटे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो हैं, ठीक है, डीएनए के, उसमें वो बिल्ट होती है। इन फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हर बार एक नया आरएनए प्राइमर चाहिए, एक बन गया छोटा सा स्ट्रैंड, ठीक है, फिर आरएनए प्राइमर, फिर नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम, और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड जो पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन, लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी रेप्लिकेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ऑन विच स्ट्रैंड जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर प्रेजेंट, विच काइंड ऑफ रेप्लिकेशंस इज देयर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक आपका पूरा का पूरा जो है बेस पेयरिंग हो गई, दो स्ट्रैंड, नए स्ट्रैंड जो है वो बन गए, न्यू स्ट्रैंड जो है फॉर्मेशन हो गई। अब आ जाता है काम सातवां, क्या है, प्रूफ रीडिंग। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज करता है बेटा, कोई बताएगा? प्रूफ रीडिंग सबसे पहले कौन करेगा? मेन काम किसका है प्रूफ रीडिंग का? दूसरा डीएनए पॉलीमरेज। तो प्रूफ रीडिंग इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट में कौन करता है? बीटा पॉलीमरेज, ठीक जो है वो यूकैरियोट्स में करेगा प्रूफ रीडिंग, और प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 2, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया कि डीएनए पॉलीमरेज जो है दैट इज वेरी एक्यूरेट, और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड जो है वो कभी कभी ही एंटर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 10,000 में कोई एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो गलत आ जाएगा, ठीक है, और वो होता कब है, वो कई बार यूरासिल को थायमिन से डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो वो मिसमैच जो है उसको रिमूव कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, उसको कौन मिसमैच को सही करेगा? डीएनए पॉलीमरेज ऑफ दी यूकैरियोट्स, ठीक है। और ये जो है दिस इज ऑल अबाउट दी डीएनए रेप्लिकेशन। ये सारा क्या है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो था वो क्या था? डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप एप्लीकेशन अच्छे से समझ आ गई ही होगी। ये समझ आई बेटा कि नहीं समझ आई? यस और नो? यस मैम, आ गई। समझ, हाँ जी आ गई है तो वेरी गुड, वेरी नाइस। जो है अगर आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ आ गई है, क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, रेप्लिकेशन अगर हमें समझ आएगी जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है, क्योंकि आई थिंक हम लोगों ने जो है डीएनए का स्ट्रक्चर तो पढ़ा, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किया है आपको कंप्लीटली, तो जो आपको आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो पहले करवाऊंगी मैं, ठीक है, उसके बाद जो है आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह जो है हम करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर वी विल डू दी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। इससे पहले एक चीज, टर्म किसने दी थी जीन की? हु हैज गिवन द टर्म जीन? जोहानसन का नाम सुना?
जोहानसन का नाम सुना है? जोहानसन, ठीक है, जोहानसन रिप्लेस की थी फैक्टर, जो वर्ड बोला था ना मेंडेलियन फैक्टर, जो कोरियन ने टर्म दी थी, उसको रिप्लेस किया था जोहानसन ने। उन्होंने जीन्स टर्म जो है वो दी थी, ठीक है। उसके बाद जो मॉर्गन ने जीन्स को क्या बोला, मॉर्गन ने बोला इट इज अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम विच फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद जो बेंजर आए 1955 में, उन्होंने जीन्स को टर्म दी सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या होता है? CISTRON, एक सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, डीएनए का एक सेगमेंट जिसके पास पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। तो आप इन सबको मिला के जीन की डेफिनेशन अगर बोलें तो क्या है? जीन इज देयरफॉर अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस which carries coded information gene is inheritance which carries coded information associated with specific है, जिसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। अब ये आपको आगे बहुत क्लियरली समझ आएगा। मैंने पिछले चैप्टर में भी बार बार आपको बोला था कि डीएनए जो होता है, जीन जो होती है, उसपे जो कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, यूजी जीयू, कोडेड इंफॉर्मेशन, एक कोडेड भाषा है। जो ये 3 कोडोन जो होते हैं किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। और सारी की सारी हमारी ह्यूमन बॉडी है क्या बनी हुई? वी आर ऑल आर अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन। हम प्रोटीन के बने अपने पास जो है कोडेड इंफॉर्मेशन जो है वो रखती है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कैरीज द कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो क्या है, मान लीजिए जैसे अगर मैं आपको रफली समझाऊं, ठीक है, तो ये जैसे जीन है ना, तो जीन के पास ये 3-3 के पेयर में ये चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है। 3-3 के चीज में, जैसे एडनिन, यूरासिल, ग्वानिन। तो ये क्या करता है, ये 3 किसी एक अमाइनो एसिड को जो है कोड करता है। ये बोलेगा जाइए आर्जिनिन लेके आइए, तो सेल से आर्जिनिन आ गया। फिर कोई दूसरा इसी तरह का बना होगा, वो बोलेगा जाइए साइटिसिन लेके आइए, वेलिन लेके आइए, थाइमिन। तो वो सारी की सारी एक के बाद एक के बाद एक एक अमाइनो एसिड जुड़ेगा। तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि अमाइनो जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए। पेप्टाइड चेन, जब बहुत सी पॉलीपेप्टाइड चेन जब कॉन्फ़िगरेशन करती हैं तो क्या बनती है? प्रोटीन बनती है ना। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन पढ़ा है ना आप लोगों ने, ठीक है। तो वो चीज है, बहुत सिंपल है ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कोई। हमारी बॉडी में सेल है, सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स की जो सेगमेंट है वो मतलब जो है वो आपके उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेगमेंट जो जीन्स है उसको जीन्स कहते हैं। और जीन्स पे कोडेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजनस बेस पेयर जो कोड में प्रेजेंट होंगे, जो किसी एक एक पर्टिकुलर जो कोड होगा वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। जो नाइट्रोजन 64 कोडोन है हमारे पास। कितने कोडोन है? 64 कोडोन। और अमाइनो एसिड बीट्स हैं, अमाइनो एसिड कितने? 20 हैं। वो डिफरेंट अरेंजमेंट में जो है वो अमाइनो, तो मतलब कोई कोडोन्स ऐसे होंगे जो 2-2 3-3 सेम प्रोटीन को भी कोड करते होंगे, तो अमाइनो एसिड को कोड करते होंगे। और अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगी? प्रोटीन बनाएंगी। और प्रोटीन, हमारी बॉडी है ही प्रोटीन, हेयर प्रोटीन है, स्किन प्रोटीन है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज आवर बॉडी इज मोस्टली दैट इज अ प्रोटीन। तो ये जो है वो सारा का सारा जो था वो आपके इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग था। अब हम जो है आरएनए के पढ़ते हैं, ठीक है। आरएनए के बारे में अगर आपका थोड़ा सा ही टाइम रहा है, मैं थोड़ा ही लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। तो जैसे डीएनए है वैसे ही आरएनए का स्ट्रक्चर है। फर्क क्या है? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डीएनए कैसा है? डबल हेलिकल, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। सेम नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ आप जो है थाइमिन उठा दीजिए वहां से और क्या रख दीजिए? यूरासिल, ठीक है। थाइमिन हटा दीजिए और वहां पर क्या रख दीजिए? यूरासिल्स जो है वो रख दीजिए। तो डीएनए जो है, बस हमारा जो प्लांट वायरसेस जो हैं वहां पे जो, या फिर वायरसेस जो है उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। बाकी तो आपको पता है, अब तक +1 आपकी हो गई, अब 12th में आ गए, अब तो आपको पता चल गया कि जो आरएनए, डीएनए जो है
वो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए कुछ ही चीजों का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। बट आरएनए किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो मैंने बोला डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से हाँ जी मैम इसमें लिख रहा है तो आरएनए से हम डीएनए तो बना, मतलब डीएनए से हम आरएनए तो बना सकते हैं, है ना? एमआरएनए बनाते हैं ट्रांसलेशन से शायद। हाँ 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 बोलिए। तो ये आरएनए से डीएनए भी बन सकता है? हाँ, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा में दिया होगा आपको ज्यादातर, डीएनए टू डीएनए दैट इज द रेप्लिकेशन, डीएनए टू एमआरएनए दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स या प्रोटीन लिखा होगा दैट इज द ट्रांसलेशन, और आरएनए से डीएनए भी बनेगा दैट इज इन द केस ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा वो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का केस कहलाते हैं। आरएनए, हाँ जी, आरएनए जो है हमारा वो क्या है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, बहुत रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, तो इसीलिए ज्यादातर जो है वो डीएनए जो है वो स्टेबल है, तो डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह इवॉल्व हुआ है। आरएनए जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है इसके पास जो है, ठीक है। और जो है आरएनए जो है उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं होते। आरएनए 3 तरह के मेनली आप पढ़ोगे, ठीक है। एक एमआरएनए, टीआरएनए जो ठीक है, राइबोसोम का आज 10th क्लास में आपने, तो 11th क्लास में, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, उसके बाद मैसेंजर आरएनए, तीसरा जो है वो आएगा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये जो है वो राइबोसोम्स के टाइप हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि ये राइबोसोम का पार्ट है, ठीक है। तो ये मोस्ट अबंडेंट है। ये क्या करता है? प्रोटीन है। और राइबोसोम को कितना टाइम हो गया क्या आप लोगों का? आपकी क्लास का टाइम हो गया क्या? यस मैम। ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है। तो आज मतलब आपके लिए वर्क है, ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं है इसमें, मैं आपको दे रही हूँ कि आप लोगों के लिए वर्क ये है कि नेम द एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन, व्हाट इज द रेप्लिकेशन फोर्क? रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपने, मैं इसमें क्वेश्चन देखूंगी, जो भी छोटा सा क्वेश्चन होगा आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। बहुत ज्यादा नहीं दे रही हूँ, इतना ताकि आपको थोड़ा सा वर्क मिल जाए, ठीक है। और देखते हैं अगर वीडियो हो गया होगा तो मैं आपको इसको लिंक में डाल दूंगी, ठीक है बेटा। सो आई थिंक, और ये रवीना, रजनी और तनुजा 3 स्टूडेंट है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेटा अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग देयर न्यू सर्कुलर रिगार्डिंग दी सीबीएसई। कल ही सीबीएसई से एक नया सर्कुलर आया है, जिसमें अब आपके एग्जाम 2 फॉर्म में, 2 हिस्सों में होंगे। एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा और दूसरा सब्जेक्टिव होगा। और इन केस अगर फिर भगवान ना करे कंडीशंस ऐसे आती हैं कि जैसे पिछले साल आई, तो फिर से आपका जो है वो जो है सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन ऑफलाइन नहीं होगा ना मैम? ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब ये आपका इसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि आपकी इसकी अटेंडेंस काउंट होगी, आपकी जो टेस्ट हम ले रहे हैं उसके मार्क्स की अगर दे पाते हो, तो ये सारी चीजें जो हम ऑनलाइन बेसिस पे कर रहे हैं, ये आपकी असेसमेंट का क्राइटेरिया है, ठीक है। आपके ग्रुप्स में सभी टीचर्स ने ये चीजें डाली हैं, क्लास टीचर्स ने भी आई थिंक डाली होगी, तो इस चीज की वेटेज समझिए। ऑनलाइन क्लासेस में रेगुलर लीजिए रहिए, और यू आर ऑन द एज ऑफ द लास्ट ईयर क्लासेस, आप इस पे खड़े हो बिल्कुल लास्ट में। अब आपको ये नहीं है कि 7th में जाना है, 8th में जाना है, 9th में जाना है, 10th में जाना है, आपका करियर डिसाइड करेगा 12th क्लास की स्टडी के बेस पे, है ना। तो कोई भी वाला है, इसलिए बी सीरियस, बी सेल्फ और बी इन रेगुलर, ठीक है बच्चे। ओके, हैव अ नाइस डे, यू मे लीव द क्लास नाउ।